हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है। चलो तो आज का अपन जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है बेटा, हमने कोलरॉस नियम पढ़ लिया था। तो हमारी जो आज की क्लास 12th चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पार्ट 7 अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने जो इससे पहले वाली क्लास में जो पढ़ा है उसके बारे में जो ग्राफ बनाया था अपन ने कोलरॉस नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए सांद्रता और मोलर चालकता में जो ग्राफ खींचे थे, तो उनसे जो कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं उनको अपन देख लेते हैं। देखो, मोलर चालकता एवं सांद्रता के वर्गमूल के मध्य ग्राफ से प्राप्त निष्कर्ष। ठीक बात। देखो बेटा, पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है उससे कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं, अब प्रबल विद्युत अपघट्य आप जानते हो, जो वियोजित 100% वियोजित हो जाते हैं और पहले से भी वियोजित रहते हैं, लेकिन तनुता होने पर वह काफ़ी तेज़ी से या काफ़ी अधिक कंप्लीट वियोजित होते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, ये क्या है, किसके उदाहरण है? प्रबल विद्युत अपघट्य के। अब जैसे ही मैं इन प्रबल विद्युत अपघट्यों को किसी विलायक में डालूंगा तो ये आयनों में टूट जाएंगे। आयनों में टूट के क्या होंगे? वियोजित हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है, पास्ट 100% लगभग वियोजित हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रबल है और तनुता का इफेक्ट इनमें कम पड़ता है। ये भी बात अपन पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे इससे जो पहला निष्कर्ष निकल के आता है वो है कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता एवं सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना है। कौन सी रेखा? और अपने ग्राफ में देखिए जो ऊपर जो रेखा आ रही थी वो कौन सी रेखा प्राप्त हो रही थी? सांद्रता और मोलर चालकता के मध्य जो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो ग्राफ में रेखा आती है वो कैसी होती है? सीधी रेखा प्राप्त होती है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, अर्थात अरेखीय आरेख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अरेखीय आरेख प्राप्त होता है। ये कुछ सांद्रता पर, अधिक सांद्रता पर भी, कम तनुता पर भी सारे वियोजित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य का तनुता का इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। जितना तनुता करेंगे अपन उतना ही वियोजित ज़्यादा होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये बात हमारी कंप्लीट होती है कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता एवं सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती, अर्थात अरेखीय आरेख प्राप्त होता है। ये याद रखने वाली बात है। दूसरी बात, तनुता बढ़ाने से मोलर चालकता में वृद्धि होती है। ये बात अपन प्रूव कर चुके इससे पहले, क्योंकि आयतन बढ़ता है और आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता अवश्य बढ़ेगी। तनुता बढ़ाने से मोलर चालकता में वृद्धि होती है, क्योंकि तनुता से विद्युत अपघट्य आयनन या वियोजन की मात्रा बढ़ती है। तनुता बढ़ाने से क्या होगा? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आयनन या वियोजन की मात्रा बढ़ती है। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए काफ़ी अधिक बढ़ती है वियोजन की मात्रा, और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए कम बढ़ती है, क्योंकि वो पहले से ही वियोजित रहते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में। तो आयनन की मात्रा देखो यहाँ पे एल्फा है बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा अनंत। ये जो लैम्डा है इसे यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर अपन को दे दी तो दी गई तनुता पर मोलर चालकता मानोगे। क्या है बेटा? ये दी गई तनुता पर मोलर चालकता, और लैम्डा जो अनंत है वो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक बात। नोट, यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने, तनुता बढ़ाने से आयनन की मात्रा दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अधिक प्राप्त होती है।
समझ में आई बात। तनुता बढ़ाने से आयनन की मात्रा दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अधिक प्राप्त होती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य पर तनुता का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात इससे पहले भी कर चुके हैं अपन। ठीक, आगे देखो अगला जो लास्ट पॉइंट है वो लगभग शून्य सांद्रता पर, कंप्लीट शून्य नहीं बोल रहा बेटा, मैं लगभग बोल रहा हूँ, लगभग शून्य सांद्रता पर प्राप्त तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की चालकता की बात कर चुका मैं, मोलर चालकता की बात कर चुका इससे पहले। तुल्यांक की चालकता उस विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होती है, यानी कि लगभग जहाँ शून्य सांद्रता होती है वहाँ पर मोलर चालकता उतनी होती है जितनी तुल्यांक की चालकता होती है। ठीक बात। तो ये तीनों लाइन इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इससे आगे अब अपन जो पढ़ेंगे वो कोलराउस के अनुप्रयोग, हेडिंग डालो आप, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। बच्चों ये जो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग उसे देख लेते हैं अपन। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। देखो इसके अनुप्रयोग पढ़ने से पहले अपन कुछ एक नोट डाला आपने जो बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, इसे समझते हैं पहले, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, अनुप्रयोगों में आएंगे। क्योंकि अनुप्रयोग में जो उन्होंने पहला अनुप्रयोग दिया है वो स्वतंत्र आयनों का अभिगमनों का नियम दिया है, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों कोलराउस को वो नियम देना पड़ा, इसके बारे में अपन थोड़ा सा एक नोट है उसे पढ़ते हैं। देखो बच्चों ये नोट है, इन्होंने लिखा है नोट में, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान प्रयोगशाला में प्राप्त आलेख या ग्राफ की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। क्या समझ में आया बेटा? जो प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है इसका मान ग्राफ या आलेखों की सहायता से, प्रयोगशाला में प्राप्त आलेखों या ग्राफ की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और सुनो, जो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान प्रयोगशाला में प्राप्त आलेखों या ग्राफ की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं तो उनके लिए ये मान संभव नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके लिए प्रयोगशाला में प्राप्त ग्राफों की सहायता से ये मान प्राप्त नहीं होता है। तो लिखा है बेटा, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए नहीं, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य 100% वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए इनसे प्राप्त आलेखों की सहायता से अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं कर सकते। दो बार सुनो, मोटी बात यह है बेटा, हमने पढ़ा है, ग्राफ देखे थे अभी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अपन ने ग्राफ खींचे थे, यानी जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनके लिए भी ग्राफ खींचा हमने और स्ट्रेट लाइन के लगभग आई थी। और विद्युत अपघट्य में जो दुर्बल विद्युत अपघट्य उनके लिए भी अपन ने ग्राफ खींचा था। अब जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो तो कंप्लीट वियोजित हो जाते हैं 100%, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो कंप्लीट वियोजित नहीं होते हैं। इसीलिए जो ग्राफ आते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो भी ग्राफ आया है वो कंप्लीट आया है, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ आया है वो कंप्लीट नहीं आया है बेटा। इसलिए यहाँ पर कोलराउस ने स्वतंत्र आयनों का अभिगमन का नियम प्रस्तुत किया। इसी कारण से अब उसे अपन आगे समझेंगे। अब तुम्हारी बुक में एक टेबल दे रखी है, उसे अभी देखेंगे, तो इसे थ्योरी को और पढ़ो आप। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान प्रयोगशाला में प्राप्त आलेखों या ग्राफ की सहायता से
प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए नहीं, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य 100% वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। इसलिए इनसे प्राप्त ग्राफों या आलेखों की सहायता से अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये बात जहाँ तक मैं मानता हूँ समझ में आ गई होगी। आगे लिखा है इन्होंने, इसलिए कोलराउस ने दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया, जो दोनों ही प्रकार के विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट्स में ऐड करना है। ठीक बात। तो अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। अब इस आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम जो हमारा हेडिंग होगा, और ये इस हेडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी वो बात मैंने तुम्हें इस नोट के माध्यम से बता दी है। इस आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का जो नियम है, इसे समझने से पहले जो आपकी बुक में टेबल दी गई है उसको मैं यहाँ बोर्ड में ऐड करके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो आओ देखते हैं। आओ देखो बच्चों, अपने पास जो ये टेबल दी गई है, ये कुछ डाटाज है जो अपनी बुक्स में दिए गए हैं, इनको अपन समझते हैं और इससे ही कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन आयनों का नियम निकल कर आएगा। देखो, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता समझना। तो देखते हैं, अब मेरे पास ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है KCl की, और KCl की जो मोलर चालकता आती है वो कितनी है, बुक्स में दिया गया है। ये टेबल बनानी नहीं है, केवल समझना है, इसको पढ़ना है, देखना है, समझना है, उतारना नहीं है, इसको नोट्स में ऐड नहीं करना। वैसे समझ लो, इससे अपन डायरेक्ट निष्कर्ष में पहुंचेंगे स्वतंत्र अभिगमन आयनों का नियम कैसे निकल कर आता है। तो अब जैसे ये KCl है, KCl की मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी आई, 149.86। प्रैक्टिकल में आई है, ध्यान रहे, ये प्रयोगशाला में आई है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता LiCl की कितनी आती है, 115.03। ऐसे ही इसकी पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी आई, अनंत तनुता पर मोलर चालकता 14496। ऐसे ही देखते हैं अपन लिथियम नाइट्रेट की, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता आई है 110.13। इसकी आई है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की 171.50। अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो लिथियम हाइड्रोक्साइड की आई है वो आई है 236.70। ऐसे ही देखो, अनंत तनुता पर मोलर चालकता लिथियम क्लोराइड की आई है 115.03। अनंत तनुता मोलर चालकता लिथियम नाइट्रेट के लिए आई है 110.10। यहाँ पर जो वैल्यू आई है पोटेशियम क्लोराइड की वो आई है 149.86। लैम्डा अनंत M मोलर चालकता पोटेशियम नाइट्रेट के लिए आई है 144, हाइड्रोक्लोराइड के लिए 426। इसके लैम्डा अनंत, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता नाइट्रिक एसिड के लिए आई है 421.30। ठीक बात। अब ये जो मान आया है, ये जो मान आया है, (426) ये 16 है बेटा। अब इसका प्रयोग कैसे किया गया, जैसे ये दोनों ही धातु कंपाउंड यौगिक अपने पास, इन दोनों की वैल्यू लैब में जब हमने प्रैक्टिकल किया तो उसकी वैल्यू इसके लिए निकल कर आती है इतनी, और इसके लिए निकल कर आती है इतनी। ठीक बात।
ऐसे ही इन दोनों को देखा हमने, तो इसके लिए निकल कर आती है इतनी और इसके लिए निकल कर आती है इतनी। ठीक बात। इस दोनों के देखा, इन दोनों को देखा अपन ने, तो इनके लिए जो वैल्यू निकल कर आई है अनंत अनुता पर मोलर चालकता, वो ये और ये। फिर इन दोनों को देखा तो इन दोनों के लिए जो मान निकल कर आता है वो आता है ये और ये। इन दोनों के लिए जो वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है ये 149 और 144। इन दोनों के लिए जो वैल्यू निकल कर आती है वो आई है ये और ये। ठीक बात। अब देखो बच्चों क्या होता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू में अंतर अपन को निकालना है। इसमें से इसको घटाना है, यानी कि ये अंतर है। इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको मैंने घटाया तो इनका जो डिफरेंट आया है, अंतर आया है, वो आया है 34.83। वैसे ही इन दोनों में से मैंने घटाया तो वो आया है बेटा 34.83। इन दोनों में से घटाया मैंने तो ये निकल कर आई 34.80। फिर इन दोनों में से घटाया तो ये निकल कर आती है 4.93। और इन दोनों को घटाया तो ये अंतर निकल कर आया इनका डिफरेंट 4.90। और इन दोनों को इसमें से घटाया तो ये निकल कर आया 4.90। ठीक बात। अब जो इन दोनों का अंतर है वो कैसे है आप जानते हो। जैसे KCl को मैं वियोजित करूंगा तो KCl ऐसे ही टूटता है, Cl माइनस, ऐसे ही सभी को तोड़ना है। जैसे ये LiCl कैसे टूटेगा, ये भी ऐसे टूटेगा, Li प्लस Cl माइनस। इसको तोड़ा मैंने पोटेशियम नाइट्रेट को, ये टूटता है पोटेशियम प्लस NO3 माइनस। ऐसे ही इसको तोड़ा KOH को, पोटेशियम प्लस OH माइनस। पांचवा कंपाउंड कौन सा आया, LiOH। इसको तोड़ के देख लेते हैं, Li प्लस OH माइनस। छठा कंपाउंड आया कौन सा है, LiCl, Li प्लस और Cl माइनस। अगला कंपाउंड देखा हमने LiCl के बाद LiNO3, इसको देखा हमने, इसको तोड़ा तो यह आया पोटेशियम प्लस NO3 माइनस। ठीक। आठवां कंपाउंड देखा KCl, इसको तोड़ा वही पोटेशियम प्लस Cl माइनस। नौवां कंपाउंड देखा KNO3, ये कैसे टूटे, प्लस NO3 माइनस। 10 HCl को तोड़ा, कोई छूट गया। ऐसे इनको सभी को तोड़ सकते हो आप। अब जैसे ये दोनों कंपाउंड है बेटा, ये दोनों कंपाउंड, तो इसमें सह आयन देखना है अपन को। अब जो सह आयन उस विद्युत अपघट्य के साथ जो सह आयन होगा उसका स्वतंत्र आयन के द्वारा अनंत अनुता पर जो चालकता उत्पन्न होगी उसमें योगदान बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जैसे इन दोनों को तोड़ा, इन दोनों को, तो इसको मैं ऐसे काट सकता हूँ, Cl से Cl कट गया, यानी कि Cl से Cl कट गया। बचा क्या मेरे पास, पोटेशियम और लिथियम। अब ये पोटेशियम अनंत अनुता पर पोटेशियम और ये अनंत अनुता पर लिथियम, इन दोनों का जो, इन दोनों की वजह से जो भी मान आया है अनंत अनुता पर मोलर चालकता आई है वो इन दोनों की वजह से न आकर किसकी वजह से आई है, इन दोनों की वजह से आई है। इन दोनों का अंतर है वो। ऐसे ही इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये अपन ने इधर NO3 है यहाँ पे बेटा, अपन ने गलत कर दिया, लेकिन अब मैं यहाँ पे काट देता हूँ, डायरेक्ट तोड़ना आता है आपको, ऐसी बात नहीं, ये दिखा दिया है मैंने तोड़ना। तो ये जो मान आया है, अंतर आया है, ये इसका पोटेशियम और लिथियम, पोटेशियम और लिथियम कितना अंतर आया, 34.83।
फिर ऐसे ही इनको इसको काटा मैंने और अंतर किसका आया, इन दोनों की वजह से आया, जो भी आया है यही। ऐसे ही देखा मैंने इन दोनों में सह आयन, देखो ये जो समान हो जाए उसे सह आयन बोलते हैं। Cl और NO3 का अंतर, ये Cl और NO3 का अंतर अनंत अनुता पर Cl के लिए मोलर चालकता देखी हमने, तो उसका अंतर इतना आया। यहाँ पे पोटेशियम से पोटेशियम कट गया, यहाँ पे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट गया और बचा जो सारा अंतर ये आया। अब ये आयन है, ये आयन स्वतंत्र हो गए, वो दोनों कट गए और ये आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। ये आयन क्या हो जाते हैं बेटा, स्वतंत्र हो जाते हैं। ये आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो आयन स्वतंत्र हुए हैं ये पूरे विद्युत अपघट्य यानी सॉल्यूशन में स्वतंत्र गति करते हैं, उससे अनंत अनुता पर चालकता उत्पन्न होती है। तो कुल जो चालकता, कुल मोलर चालकता आती है विद्युत अपघट्य के लिए, उनमें इनका योगदान होता है, इनका योगदान नहीं होता है। इसे ही कहते हैं स्वतंत्र आयनों का नियम, स्वतंत्र अभिगमन आयनों का नियम, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन आयनों का नियम इसकी वजह से उत्पन्न होता है। तो अब आपको हेडिंग डालना है स्वतंत्र आयनों का अभिगमन वाला नियम। तो हेडिंग डालो बेटा, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमनों या आयनों का नियम। तो बच्चों ये कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन आयनों का जो नियम है उसे अपन देख लेते हैं। जैसे देखो, वही अनंत अनुता पर मोलर चालकता देखेंगे अपन LiCl के लिए और KCl के लिए देखा अपन ने। तो ये दोनों जो आयन है ये क्या है, सह आयन है, दोनों एक समान है और तो इनका कोई रोल नहीं होगा इसमें मोलर चालकता उत्पन्न होने में। रोल किसका होगा, इन दोनों का। तो इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 34.83। ऐसे ही जो इसकी लिथियम की अनंत अनुता पर मोलर चालकता है LiCl, अनंत अनुता पर मोलर चालकता LiNO3, ये दोनों क्या है, सह आयन है। तो दोनों सह आयन है तो ये क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा क्या, Cl और नाइट्रेट। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 4.93। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर अनंत अनुता पर प्रत्येक आयन, अनंत अनुता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमन करते हैं। अनंत अनुता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमन करते हैं। इस अभिगमन में सह आयनों का कोई योगदान नहीं होता है। मतलब बेटा बात ये बोल रहा हूं कि जो अनंत अनुता है उस पर प्रत्येक आयन, यानी कि प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से गति या अभिगमन करते हैं। इस अभिगमन में सह आयन कौन से हैं, ये सह आयनों का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक बात, कोई योगदान नहीं है इनका। तो ये एग्जाम्पल उतारो, अर्थात ये एग्जाम्पल उतारने हैं आपको, ये उतारना है। अतः हम कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन कुल मोलर चालकता में अपना निश्चित योगदान देते हैं। यानी कि बेटा बात यह है कि अनंत तनुता पर जो प्रत्येक आयन होगा उसके द्वारा जो भी चालकता उत्पन्न होगी उसका योगदान किस में होगा, कुल मोलर चालकता होगी उसमें उसका एक निश्चित योगदान होगा, सह आयनों को छोड़कर। लेकिन सह आयन जो होंगे उनका कोई रोल नहीं होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान होगा, जैसे NaCl को अपन वियोजित करते हैं या आयनन करते हैं तो सोडियम धनायन केटाइन और क्लोरीन ऋणायन में टूट जाएंगे। और जैसे ही क्या होगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी सोडियम क्लोराइड की, वैसे ही जो धनायन होगा केटाइन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को दिखाएगा और अनंत तनुता पर क्लोरीन की एनाइन की मोलर चालकता को दिखाएगा।
तो इसे अपन बोल रहे हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि अनंत अनुता पर प्रत्येक आयन कुल मोलर चालकता में अपना निश्चित योगदान देते हैं सह आयनों को छोड़कर। अतः इसे ही कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। बेटा ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा लगभग। इस नियम से स्पष्ट होता है कि अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होकर प्रत्येक आयन जल योजित हो जाता है। बात समझ में आई? इस नियम से स्पष्ट होता है कि अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य, जैसे ये विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः टूटकर आयनित होकर प्रत्येक आयन, ये प्रत्येक आयन जल योजित हो जाता है। जल योजित से मेरा मतलब कि उनके अंदर विलय भर जाता है, जिस स्थिति में आयनों के मध्य आकर्षण बल समाप्त हो जाता है, यानी कि उनका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। अतः प्रत्येक आयन विद्युत प्रवाह में अपना स्वतंत्र रूप से योगदान देता है। अर्थात इस इक्वेशन को अपन ऐसे दिखा सकते हैं, अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर ये n प्लस जो धनायनों की संख्या को दिखाएगा, इसे म्यू प्लस भी लिख सकते हो आप। अनंत अनुता पर केटाइनों की मोलर चालकता और वो n माइनस एनाइन की संख्या को दिखाएगा अनंत अनुता पर केटाइनों की मोलर चालकता। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, इसे करना है MTR। ठीक बात। C का मतलब यहाँ धनायन है, A का मतलब ऋणायन है। इसे N पॉजिटिव या म्यू पॉजिटिव इसे धनायनों की संख्या को दिखाएगा, N नेगेटिव या म्यू नेगेटिव ऋणायनों की संख्या को बताएगा। ठीक है, तो इससे आगे जो बात करेंगे अपन वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।